गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू जिंदगी आईएएस एकेडमी। अभी वैसे गुड मॉर्निंग कुछ बच्चों की गुड मॉर्निंग हुई होगी, कुछ बच्चों की गुड इवनिंग हुई होगी, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में मॉर्निंग इवनिंग कुछ नहीं होता। आप जब उठे तभी सवेरा। पढ़ते रहो, कंटिन्यू क्लास में बने रहो। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर करने वाले हैं। पूरी इंटरेक्टिव क्लास होगी कल की तरह। आज हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट्स पावर। आज इस टॉपिक में हम कवर करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड लेजिस्लेटिव पावर, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। जिन बच्चों ने हमारी ऐप डाउनलोड नहीं की, इंस्टॉल नहीं की, वो जल्दी से इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद में उसको रजिस्टर कराइए, यहाँ से एक्सेस लीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट में बिल्कुल फ्री निःशुल्क कराया जा रहा है जिंदगी आईएएस एकेडमी की तरफ से। यूपी फाउंडेशन 2023 बैच पूरा का पूरा निःशुल्क चलेगा। आंसर राइटिंग होगी, मेंस के लिए आपके कॉन्सेप्ट डेवलप कराए जाएंगे, प्रीलिम्स की तैयारी होगी, और हमारी बाबा बुलडोजर सीरीज जिसका आप ईगरली वेट कर रहे हैं वो भी आने वाली है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। जल्दी से बच्चों बताइए, वॉइस मेरी क्लियर आ रही है? कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, जल्दी से बताइए इस चीज को, फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं क्लास को, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। चलिए, मैसेज आ गए हैं, सारी चीजें ओके हैं, कहीं कोई डाउट नहीं है। सो अगेन वेलकम टू जिंदगी आईएएस एकेडमी। आज की क्लास होने वाली है बाबा बुलडोजर टाइप में। मतलब आज की क्लास के बाद में जो हम सीखेंगे उसको हम प्रीलिम्स में भी कैसा भी कोई डर आए उसको कवर करेंगे। मेंस में किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है उसको कवर कर पाएंगे, और इंटरव्यू में और चाय पे चर्चा, जिस तरह से मैं हमेशा कहता हूँ चाय पे चर्चा भी होगी तो भी आप आराम से उसको कवर कर पाएंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये टॉपिक जो है क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, कि प्रेसिडेंट्स पावर्स, कि राष्ट्रपति की शक्तियां। भारत एक इतना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसका जो अध्यक्ष है वो आपका प्रेसिडेंट होता है, और उनकी पावर्स क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर आपका डेवलप नहीं हुआ, कॉग्निटिव अप्रोच आपकी नहीं बनी, तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो इस क्लास में कहीं भी मत जाइएगा, वन बाय वन करके सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा आपकी। प्रीलिम्स में जब कोई क्वेश्चन आता है, अगर यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज ने थोड़ा सा भी घुमा के कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कैसी होती है, लेजिस्लेटिव कैसी होती है, जुडिशरी पावर कैसी होती है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और पॉलिटी का पार्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि एक वर्ड आता है निर्वचन। निर्वचन मतलब उसको एक्चुअल में परिभाषित करना। वो सारी का सारा पावर सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है वैसे तो, लेकिन अगर हम देखें, अगर शब्दों का प्ले विद वर्ड्स जैसे मैं बोलता हूँ, अगर शब्द इधर से इधर हो गए तो आपको समझने में दिक्कतें आएंगी, और उसी वजह से आपका प्रीलिम्स का और मेंस का क्वेश्चन गलत हो सकता है, और आपको जो रैंकिंग आपकी ऊपर आने वाली थी वो नीचे जा सकती है। तो हमेशा ध्यान रखिए, इस पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इजी, बहुत इजी लगता है, लेकिन जब आप इसके क्वेश्चन करते हैं तो आपकी छोटी छोटी गलतियां आपको आपकी रैंक को पीछे कर देती हैं। तो आज के बाद ध्यान रखिएगा, हम इसको बहुत ध्यान से, और जो हम आज पढ़ाएंगे आपको उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह अपने अंदर आत्मार्पित करेंगे, जैसे संविधान को आत्मार्पित किया है। तो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू कहीं भी आएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपकी डेली रूटीन में भी, और आपका एज वेल एज आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट यहाँ मैं आज की क्लास में कवर करने जा रहा हूँ, क्यों इंपॉर्टेंट है इसकी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, जिसमें हम एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और लेजिस्लेटिव पावर के बारे में जानेंगे। देन आर्टिकल 74, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को मैं सबसे पहले कवर करूंगा, उसके बाद आपको सारा टॉपिक कवर कराया जाएगा। देन आई कवर ऑर्डिनेंस आर्टिकल, मींस अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो आर्टिकल 123 ने प्रेसिडेंट को दी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम जानेंगे वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, आपको बुक्स में समझ में नहीं आएगा, तो इस क्लास में अवेलेबल रहना तो इजीली आप समझ पाएंगे। देन जेबी वीटो,
पॉकेट वीटो की पॉकेट वीटो कैसे होती है, ये संविधान में है या नहीं, किस तरह प्रेसिडेंट ने यूज किया, इसके फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट दोनों को कवर करते चलेंगे, देन समराइज करूंगा मैं इस टॉपिक को। Now first and important part, why it is important. Now I already covered that it is very important because of aspects of prelims, मेंस और इंटरव्यू। और जो हमारा फेवरेट है, चाय पे चर्चा। अगर किसी दोस्त ने पूछ लिया या जो मुखर्जी नगर में या कहीं भी आपके साथ तैयारी कर रहा है कि भाई ऐसा तुम्हें पता है कि प्रेसिडेंट की पावर्स कौन सी होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्या होती हैं, जेबी वीटो क्या होती है, अच्छा आर्टिकल 108 बताओ, 108 में कैसे संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है, कब बुलाया जाता है, लोकसभा का भवन कैसे, तो ये सारी की सारी आज हम कवर करेंगे। और ये प्रीलिम्स अप्रोच की उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाला है। अभी तक हम सबसे पहले रिकैप, हमारी हमेशा की आदत है, हमने क्या पढ़ा वो मैं आपको बताऊंगा। कि हमने कल प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराया था, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कराया था। प्रेसिडेंट इलेक्शन में हमने देखा किस तरह एक निर्वाचक मंडल होता है, किस तरह वहां पे आपकी वोटिंग होती है, वोटिंग होने के बाद किस तरह उसकी काउंटिंग होती है, निर्वाचन कोटा प्राप्त करता है, तो ये सारी की सारी चीजें। फिर हमने देखा इम्पीचमेंट कैसे करता है, इम्पीचमेंट की एक डेफिनेशन भी आपको लिखवाई बहुत आसानी से हमने पिछली जो लेक्चर 16 है, जिन बच्चों ने नहीं देखा वो प्लीज 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 गो थ्रू, क्योंकि अगर वो गो थ्रू नहीं हुए तो आपको सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम समझ में नहीं आएगा। और सबसे टिपिकल पार्ट है प्रेसिडेंट के उसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम की, वोट को काउंट कैसे किया जाता है। नाउ आज हम प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों तरह के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। यहाँ पे हम फैक्ट्स भी बताएंगे, आपका कॉन्सेप्ट भी कवर करेंगे, और ये इंटरव्यू अप्रोच भी आपकी बनाएगा। एक कॉग्निटिव अप्रोच हम डेवलप करने जा रहे हैं आपके अंदर कि बुक्स से कैसे हम चीजों को पढ़ें, कैसे इन चीजों को कॉन्सेप्ट को डेवलप करें और कैसे इन चीजों को समझें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पावर ऑफ प्रेसिडेंट। जिस तरह से हमारा मेन टॉपिक यही है कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होता है, तो सारी की सारी चीजें, तीन तरह की पावर्स हैं आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की बात करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कैसे होती है। फिर हम जानेंगे जो एडमिनिस्ट्रेटिव बोलते हैं प्रशासनिक प्रशासनिक शक्ति, क्योंकि प्रशासनिक शक्तियों में बहुत सारे काम प्रेसिडेंट को दिए गए हैं। ऐसे नहीं है कि प्रेसिडेंट जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट है वो क्या क्या काम करते हैं, आज आपको पता चलेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स में वो उनके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं। फिर हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव पावर, मतलब कानून बनाने की, कैसे संसद की क्या
तो जो हमारी मंत्रिपरिषद है वो क्या करती है, 74(1) के तहत क्या करती है, मंत्रिपरिषद प्रेसिडेंट को एडवाइस करती है, सलाह देती है। तो सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद को, जिसका प्रमुख मंत्रिपरिषद में जिसका हेड कौन होता है, पीएम होता है, और पीएम प्लस जो आपके मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स होंगे आपके जितने भी मंत्री हैं, अलग अलग मंत्री मैंने 3 तरह के आपको बताए थे। एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है, एक आपका स्वतंत्र प्रभार स्टेट मिनिस्टर होता है, और एक आपका कैबिनेट की हेल्प करने के लिए राज्य मंत्री होते हैं। ये ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लासेस में कवर कर चुके हैं। आप हमारी यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। तो हमने बोला मूल संविधान में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। जो संसदीय व्यवस्था में, अब हमने ये कहाँ से लिया, जो संसदीय व्यवस्था में हमने मतलब संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली है, यूके से। जो संसदीय व्यवस्था में जिसको इंग्लैंड से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है, वहां भी प्रमुख आपका कौन होता है, वहां प्रमुख होता है सम्राट। भाई एक सम्राट होता है जो एक नाम मात्र का रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका वहां का जो पीएम है, सारी पावर मंत्रिपरिषद की कहाँ रहती है, वहां भी पीएम में, और इंडिया में भी कहाँ रहेगी, पीएम में। तो पीएम प्लस मिनिस्टर, ये एक मंत्रिपरिषद बना ली इन्होंने। अब सलाह कौन देगा, कुछ भी काम करना है वो काम किया जाएगा 74(1) के तहत। अब प्रेसिडेंट को हम कह सकते हैं कि एक नाम मात्र का। अब क्वेश्चन उठता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि क्या 74(I) ये जो अमेंडमेंट है, सॉरी ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 74(1) का अर्थ निकाला जा सकता है कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। मतलब ये इंटरनल एक क्वेश्चन है कि ये बाध्यता दिखाता है, क्या ऐसा माना जा सकता है। इस तरह का मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, तो आप कैसे लिखेंगे, आज की क्लास के बाद आप इसको आराम से लिख पाएंगे। ये हमने आर्टिकल 74 पढ़ा। अब 74 के साथ में अगर आप देखेंगे तो इसमें तो बोली कि ये बातें है या नहीं, इसको देखेंगे तो आर्टिकल अमेंडमेंट आपको 42 पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। 42 में 1976 में लाया गया। मतलब ये सारा का सारा संसदीय व्यवस्था को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मतलब केंद्र सरकार को सारी पावर्स देने के लिए, प्रेसिडेंट की पावर्स लेस करने के लिए 42 में अमेंडमेंट जो 42 है, 42 है 1976 का, उसमें बोला गया कि प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, यहीं पे लिखा गया है। और जो राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। मतलब मंत्रिपरिषद की सलाह मानना उसके लिए यहाँ पे इन्होंने कर दिया बाध्य, इसको ब्रैकेट में कर दिया कि अब प्रेसिडेंट जो साहब है हमारे, वो यहाँ पे इनकी सलाह मानने के लिए बाध्य हो गए। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज आई 78 में, 44th अमेंडमेंट 1978, जिसमें बोला गया, क्या बोला गया कि एक बार पुनर्विचार पर भेज सकता है। मतलब एक छोटा सा पॉकेट दे दिया उनको, मतलब छोटा सा विंडो दे दी कि पुनर्विचार के लिए आपको भेजा जा सकता है। अगर कोई भी विधेयक जैसे लोकसभा और राज्यसभा ने पास करके प्रेसिडेंट के लिए भेज दिया, प्रेसिडेंट क्या करता है, उस पर सिग्नेचर करता है। तो जैसे प्रेसिडेंट सिग्नेचर करेगा तो यहाँ पे क्या है कि वो सलाह से कार्य करेगा। अब अमेंडमेंट 42 ने क्या कर दिया कि इसको बाध्य कर दिया, लेकिन 44 ने एक विंडो दी कि वो पुनर्विचार के लिए एक बार भेज सकता है। लेकिन अगर दोबारा से मंत्रिपरिषद ने, जो मंत्रिपरिषद है उसने दोबारा से वापस अमेंड करके या जैसे भी भेजा, आप प्रेसिडेंट उस पे हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, मतलब उसको साइन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी इन्होंने एक विंडो दी थी कि हो सकता है कुछ चीजें ऐसी आती हैं कि एक बार और देख लो, लेकिन अगर एक बार देखने के बाद भी
आपकी मंत्रिपरिषद ने उसको ओके कर दिया, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा। आई होप यहाँ तक आप क्लियर हुए। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, आप पूछ सकते। अब एक बार फिर हम अपनी मेन विंडो पे जाते हैं कि हमने आज अभी तक क्या किया। अभी हमने पढ़ा कि किस तरह से ये आपका 74th अमेंडमेंट, अब देखिए 74th वन पढ़ा हमने कि मंत्रिपरिषद की सलाह किस तरह काम करती है, उसकी सलाह पे कार्य करना है। मतलब प्रेसिडेंट को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और मंत्रिपरिषद का जो हेड है वो कौन है, वो प्रधानमंत्री है। मतलब सारी की सारी पावर कहाँ आ गई, सारी की सारी पावर्स आ गई हैं प्रधानमंत्री में। मतलब जैसे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद चाहेगी, इसी तरह प्रेसिडेंट को काम करना पड़ेगा। आर्टिकल अमेंडमेंट 42 हमने कवर किया। 42 ने एक क्या किया, 42 ने इसको बाध्य किया कि आपको मानना ही पड़ेगा, बिना सलाह से आप काम नहीं कर सकते। देन 44 अमेंडमेंट आया जिसमें छोटी सी विंडो मिली, छोटी सी विंडो मिली 1978 में जो आया कि वहां पे एक बार पुनर्विचार का मौका दिया गया प्रेसिडेंट को कि वो पुनर्विचार कर सकते हैं। ये हमने देखा। अब वन बाय वन करके हम इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और ये सारी की सारी चीजें हम देखेंगे। आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझना है कि सारा का सारा काम तो प्रेसिडेंट के नाम से होता है, लेकिन करता कौन है। मतलब हाथी के दांत दिखाने के और हैं और भैया खाने के और हैं। अब समझिए कि किस तरह से चीजें होती हैं, इसको पहले से मिटो लें। बच्चों अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट्स बॉक्स में वो पूछ सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी टेक्निकलिटी है, आपको समझना है। क्योंकि मेंस में बहुत बार यहाँ से एक कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। प्रीलिम्स में आपको हर साल किसी स्टेट सर्विसेज में या कहीं भी आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चन यहाँ से मिलते रहेंगे। एक बच्चे का क्वेश्चन आया कि चुनाव के जो अगर राष्ट्रपति का इलेक्शन है उस पे अगर कोई विवाद होता है तो वह उस पे कार्यवाही करने का अधिकार किसको है। उस पे कार्यवाही करने का अधिकार केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट को है। अगर सुप्रीम कोर्ट उस पे इंटरवेन कर सकता है, कार्यवाही करेगा। और कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब जानेंगे कि प्रेसिडेंट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो क्या कहती है। अब प्रेसिडेंट की पावर्स के लिए सबसे पहले आप देखिए कि एक आर्टिकल 53 दिया गया है। आर्टिकल 53 बोलता है कि आर्टिकल 53 ने बोला कि भारत संघ की, अब भारत संघ में जहां बोलूं वहां समझना केंद्र सरकार, भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके अंदर है, कार्यपालिका शक्ति प्रेसिडेंट के अंदर है। मतलब सारी की सारी जो कार्यपालिका शक्ति है यहाँ पे, मतलब एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हैं वो सारी की सारी किसके अंदर है, प्रेसिडेंट में होगी। अब यहाँ पे अब एक चीज सोचिए, अगर हम इसको 74 वन के से ऐड कर दें, अगर इन दोनों को कंबाइन करके पढ़ें तो क्या होगा। मतलब कार्यपालिका शक्ति प्रेसिडेंट में तो है, लेकिन देखो यही कॉग्निटिव अप्रोच होती है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे कैसे आप क्वेश्चन को आसानी से लिख पाएंगे मेंस के, कि कार्यपालिका शक्ति तो प्रेसिडेंट में है, लेकिन अगर 74 वन जो कहता है जो प्रेसिडेंट है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेगा, वहां पे सारी की सारी पावर इनडायरेक्टली उसमें पीएम को चली जाती है। क्योंकि कार्यपालिका का प्रमुख केवल नाम मात्र का हो जाता है जब अमेंडमेंट 42 के तहत इसको बाध्य किया जाता है। इसलिए मैंने 42 आपको पहले समझाया कि यहाँ पे बाध्य किया जाता है। अब सपोज करो यहाँ पे एक कि कोई भी जो बिल बनता है उस पे सिग्नेचर किसका होता है, उस पे साइन होता है आपके प्रेसिडेंट का, लेकिन वो साइन किसकी सलाह से करेगा, वो सलाह से करेगा आपकी मंत्रिपरिषद की। सलाह भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना एडवाइस के वो काम नहीं कर सकता है। मतलब एक आपका कह सकते हैं, यहाँ तक हमने जाना कि एक मतलब ऐसे एक टोकन पावर्स दे दी इनको, मतलब सांकेतिक शक्ति दी गई है, सारा काम तो वही करेंगे। और सारे के सारे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है कि कार्यपालिका कार्य जो भी काम होते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स या कोई भी काम होता है भारत सरकार का, भारत संघ का, वो केवल और केवल प्रेसिडेंट के नाम से होता है। मतलब यहाँ पे दो
क्वेश्चन अगर पीएम के नाम से आए या प्रेसिडेंट के नाम से आए तो आप किस पे आंसर लगाएंगे, आप लगाएंगे प्रेसिडेंट के नाम से, समझे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए। अब सपोज करो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसकी पहला पॉइंट क्या हुआ कि कार्यपालिका शक्ति किसके अंदर निहित है, आपके आर्टिकल 53 के तहत सारी कार्यपालिका शक्ति है आपकी किसके अंदर है, प्रेसिडेंट के। अब दूसरा पॉइंट करिए, मतलब अपॉइंटिंग पावर्स अगर हम बात करें, अपॉइंटिंग अपॉइंटिंग पावर्स अगर हम बात करें तो देखेंगे अपॉइंटिंग पावर्स किसके, अपॉइंटिंग करने की, अपॉइंटिंग किसको करता है, पीएम को। अब बहुत बार बच्चे सोचते हैं कि पीएम का क्या होता है, मनोनयन होता है, चुनाव होता है। क्वेश्चन आता है कि जो भारत का प्रधानमंत्री है वो इलेक्टेड होगा, नॉमिनेटेड होगा, सेलेक्टेड होगा या कुछ भी नहीं होगा इनमें से। तो जल्दी जल्दी से जब बताइए क्या होगा, आपका इलेक्शन में चुन के आता है इसलिए प्रधानमंत्री बनता है, जी नहीं, यहाँ पे वो आपका केवल एक, अब सपोज करो अभी जो चुनाव हुए लेटेस्ट में जो आपके 2019 में चुनाव हुए थे, वहां पे बीजेपी को बहुमत मिला, मतलब किसी भी गवर्नमेंट को अगर बहुमत मिल जाता है, बीजेपी को बहुमत मिला, तो बीजेपी को बहुमत बनने के बाद, मिलने के बाद में बीजेपी ने एक एमपी, जो उनका एक एमपी बनारस से जीते थे आपके नरेंद्र मोदी, तो मोदी जी को उन्होंने सदन में अपना नेता, मतलब सदन में कह रहा, पार्टी ने अपना नेता चुना। तो अपना नेता जब चुना तो चेहरा क्या था, मोदी का, नेता बनाया गया मोदी जी को। तो मोदी जी को जब इन्होंने नेता बना लिया तो प्रेसिडेंट इनको प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करेगा। यहाँ पे ना तो नॉमिनेशन हुआ, इलेक्टेड एज ए इलेक्शन क्या हुआ था उनका, केवल एमपी के उसमें, और ना ही नॉमिनेशन हुआ, मनोनयन नहीं किया। यहाँ पे आपका आंसर आएगा सिलेक्शन, मतलब प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इन शब्दों से ही पूरी पॉलिटी बनी है। तो मैं आपको प्ले विद वर्ड्स आपको आसानी से सिखाऊंगा जिसमें आपका प्रीलिम्स का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और हमारे कोर्स से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आज मैं श्योर करता हूँ अगर आपने पूरा का पूरा कोर्स हमारा किया तो ना तो प्रीलिम्स में जाने जाएगा ना ही मेंस में डायरेक्ट नहीं आएगा, लेकिन इनडायरेक्टली जो मैं पढ़ा चुका हूँ वहां पे सारा का सारा क्वेश्चन आएगा। अब अपॉइंटिंग अथॉरिटी यहाँ पे पीएम किया, फिर पीएम की सलाह पे किसको करेगा, वो जितने भी आपके मिनिस्टर्स हैं। मिनिस्टर्स में कौन कौन आएगा, मतलब पहला पॉइंट हुआ कार्यपालिका शक्ति, दूसरा अपॉइंटिंग, अपॉइंटिंग में सबसे पहले पीएम, उसके बाद आपके मिनिस्टर, मिनिस्टर जैसे आपका होम मिनिस्टर भाई अमित शाह को भी किसने किसने किया, अमित शाह को भी नियुक्ति कौन देगा, उनको ओथ दिलाएगा कौन, आपके प्रेसिडेंट। देन आपका जो डिफेंस मिनिस्टर हो गया, जो आपका फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, ये जितने भी मिनिस्टर्स हैं टोटल, इन सभी के सभी मिनिस्टर्स की जो अपॉइंट करेगा अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है, प्रेसिडेंट। देन इसके एक लेवल और जाइए, अगर आप देखेंगे तो हम बात करेंगे जितने भी आपके हाई मतलब संवैधानिक पद हैं, संवैधानिक पदों पर संवैधानिक पदों पर नियुक्ति कौन करेगा, मतलब उनको नियुक्त भी करेगा और उनको डिसमिस भी करेगा। जिस तरह से आपके कैग, आपके जो महाधिवक्ता हो गया, आपके जज हो गए सुप्रीम कोर्ट के, तो इन सभी के जो इम्पोर्टेंट संवैधानिक पद हैं, यूपीएससी का जो चेयरमैन हो गया, उन सभी की नियुक्ति कौन करेगा, उनको डिसमिस करने का अधिकार किसके पास है, प्रेसिडेंट को। ये सारी की सारी आपकी प्रशासनिक शक्ति है। पहली हमने देखा कार्यपालिका शक्ति, दूसरी देखा अपॉइंटिंग, अपॉइंटिंग में पीएम, देन मिनिस्टर्स, देन होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर जो उसके मंत्री हैं, देन संवैधानिक पदों पे जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं उन पदों पे अपॉइंटिंग और डिसमिसल, वो सारा का सारा कौन करेगा काम, वो सारा का सारा आपके प्रेसिडेंट करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान कभी मत भूलना अगर प्रेसिडेंट के बारे में बात होती है, अनुच्छेद 74(1) मतलब 74(1) जिंदगी में कभी गांठ बांध लो, इसको लिख के रख लो जेब में, जेब में जब तक नहीं लिखोगे आप 74 भूल जाओगे। वो क्या कहता है, मंत्री परिषद की सलाह, और मंत्री परिषद की सारी पावर किस में आती है, आपकी आती है, मंत्री परिषद की सारी पावर आती है प्राइम मिनिस्टर में। मंत्री परिषद की सलाह से काम करेगा, मतलब इनडायरेक्टली संसदीय व्यवस्था में काम कौन कर रही है, जो एग्जीक्यूटिव पावर है, एक्चुअल में एग्जीक्यूटिव पावर आपके पीएम को जाती है। तो ये सारी की सारी बातें क्या करती हैं, आपका प्रेसिडेंट को एक सिंबॉलिक
अध्यक्ष बनाते हैं। मतलब इस भारत का जो अध्यक्ष है, हेड ऑफ द इंडिया है, वो क्या है, एक सांकेतिक, सारी की सारी पावर किसमें चली गई, सारी की सारी पावर चली गई प्राइम मिनिस्टर में। प्राइम मिनिस्टर में सारी की सारी पावर्स इनको चली गई। तो पॉइंट आपने लिख लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आपके जो जितने भी आपके सशस्त्र बल हैं, सशस्त्र बल जिसमें कौन कौन आता है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, आपके जितने भी ये सारी चीजें आती हैं, इनकी इनकी सुप्रीम कमांडर कौन है, इन तीनों की हेड करने के लिए अभी क्या बनाया गया, सीडीएस। और इनको भी जो आदेश देगा, जो कुछ भी, भाई जाके और चाइना को कब्जा लो, जाके यहाँ पे बम फोड़ दो, यहाँ पे ये चीजें कर लो, यहाँ पे ये चीजें कर लो, तो सारी की सारी जो ऑर्डर्स देंगे हमारे प्रेसिडेंट देते हैं। मतलब सारी की सारी पावर यहाँ पे सुप्रीम कमांडर बोला जाता है, कुछ भी कह सकते हैं, ये कोई भी आदेश दे सकते हैं, और किसी को भी इनके आदेश का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। मतलब सारी की सारी पावर्स कहाँ चली गई डिफेंस की, सारी की सारी पावर चली गई प्रेसिडेंट में। लेकिन फिर आर्टिकल कुछ भी भूल जाओ, 74(1) नहीं भूलना, 74(1) नहीं भूलना है, क्योंकि ये मंत्रिपरिषद की सलाह की बात करता है, तो इन चीजों को आप नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पे हमने सीखा कि सशस्त्र बलों को किस तरह से आदेश देता है, किस तरह से। अब जब हमने सशस्त्र बलों की एक पॉइंट और लिखी है कि युद्ध की युद्ध की घोषणा, युद्ध की घोषणा कौन करेगा, युद्ध की घोषणा भी आपके प्रेसिडेंट ही करेंगे। वहां पे आके मोदी जी नहीं कहेंगे कि वॉर स्टार्टेड, इनडायरेक्टली पर्दे के पीछे तो खेल कौन खेल रहे हैं, मोदी जी ही खेल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको प्रेसिडेंट ही सिग्नेचर करके, या ऐसे तो नहीं होता, हर चीज सिस्टमेटिक होती है। तो ये आपातकाल में बताऊंगा किस तरह वॉर की घोषणा की जाती है, किस तरह सारी चीजें होती हैं अगली आने वाली क्लासेस में। तो यहाँ देखिए, युद्ध की घोषणा और युद्ध का विराम, इन सब की घोषणा कौन करेगा, उन सब की घोषणा इंडियन प्रेसिडेंट करेंगे। तो यहाँ तक आपने देखा। अब सबसे लास्ट पॉइंट आप लिखिए कि भारत की कूटनीतिक शक्ति, कूटनीतिक शक्ति किसमें है, मतलब कूटनीतिक शक्ति प्रेसिडेंट में है। जो फॉरेन रिलेशंस होते हैं, फॉरेन में कोई भी साइनिंग होती है या सारी चीजें होती हैं, वो सभी के सभी किसके नाम से किए जाते हैं, वो सभी के सभी भी प्रेसिडेंट के नाम से किए जाते हैं। जब प्रेसिडेंट इस देश में गया, 2 देशों की यात्रा की, 5 देशों की यात्रा की, वो सारे के सारे काम किसके नाम से करे जाते हैं, वो सारे के सारे काम भारत के राष्ट्रपति के नाम से करे जाते हैं। मतलब यहाँ पे कितनी पावर्स दे दी, आज आपकी सारी ज्ञान चक्षु खुल गए होंगे। आपने देखा, पहले तो आपने देखा कि प्रेसिडेंट को कुछ पावर्स ही नहीं है, यहाँ पे अभी आपको पता चल गया। सबसे पहले जल्दी जल्दी से बच्चों रिकैप करते हैं, प्रशासनिक पावर में सबसे पहले हमने क्या जाना कि आर्टिकल 53 कहता है कि सारी की सारी कार्यपालिका शक्ति किसके अंदर है, आपके प्रेसिडेंट के अंदर। फिर अपॉइंटिंग अथॉरिटी, भाई किसी का अपॉइंट करने का अधिकार, और अपॉइंट भी किसे कर रहा है, मोदी जी को। भाई मोदी जी को अपॉइंट करने का अधिकार किसको दिया जा सकता है, वो केवल और केवल प्रेसिडेंट को दिया जाता है। फिर मोदी जी की सलाह पे ही मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। मतलब भैया अमित शाह को, राजनाथ सिंह को, और आपको निर्मला सीतारमण जी को, ये सारे के सारे सिलेक्शन कौन करेगा, प्रेसिडेंट। फिर सेकंड लेवल में जो सेकंड लेयर आते हैं, यूपीएससी का हेड, आपका जो सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े बड़े जज हैं, उनकी नियुक्ति, आपका यूपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति, कैग की नियुक्ति, ये सारी की सारी नियुक्ति जो करेंगे, और डिसमिसल भी, नियुक्ति तो करेगा ही करेगा। आंसर कैसे आपको नंबर मिलेंगे, आपको डिसमिसल भी लिखता है कि वो कौन कर सकता है, वो प्रेसिडेंट कर सकता है। अगेन मैं एक चीज बता रहा हूँ, आर्टिकल 74(1)(a) हमेशा याद रखना, कुछ भी काम करेगा वो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करेगा। आई होप बच्चों मजा आ रहा है आज की क्लास में, एक भी चीज छूटने नहीं जा रही, हर चीज आज कवर करता चलूंगा मैं। तो ध्यान दीजिए, ध्यान से इस क्लास को करिए। अब इन्होंने सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर ऑफ इतनी बड़ी भारतीय वायुसेना, इतनी बड़ी आपके पास इंडियन आर्मी है कि दुश्मन के तोते उड़ जाते हैं इनको देख के, जो इंडियन आर्मी का जवान, इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स आते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें कहाँ पे, और सीडीएस जो इतनी पावरफुल है, उसको भी जो एडवाइस करता है, उसको आदेश देता है, एडवाइस भी नहीं, आदेश देने का अधिकार किसके पास है, वो सारा का सारा अधिकार आपके भारत के राष्ट्रपति के पास में है। युद्ध की घोषणा, किस देश से युद्ध करना है, कब पाकिस्तान को कब जाना है, कब आपको ये करना है, वो सारी की युद्ध की विराम घोषणा, ये सारे के सारे काम हमने देखे किसमें है, प्रेसिडेंट पावर में।
विदेशों में जाना है, विदेशों में किस तरह, ये जितनी भी बातें होंगी, कोई भी काम होगा, वो सारा का सारा काम भारत के राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। बच्चों मजा आ रहा है ना? आज बहुत सी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, और अब मेंस में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से लिख पाएंगे। भाई ये हमने स्टेट लेवल के क्वेश्चन की तो कर ली हमने तैयारी, कि स्टेट लेवल में जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना कि आप राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियों को आप लिखें, तो आप अभी जितना हमने बताया है आप उसको आराम से लिख लिख कर आएंगे, आपको पूरे से पूरे नंबर मिलने के चांसेस हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आगे हमें क्या पढ़ना है। अभी हमने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की ही बात कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को हमने पूरा का पूरा देख लिया। आर्टिकल 74 को हमने कवर किया, जिसमें मंत्रिपरिषद की सलाह पढ़ी, 42 अमेंडमेंट पढ़ा, 44 अमेंडमेंट पढ़ा। देन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में अब इसको एक बार रिकैप अगेन करते हैं। हमने अनुच्छेद 53 पढ़ा, आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 क्या कहता है कि कार्यपालिका शक्ति किसमें है? प्रेसिडेंट में। देन हमने देखा कि गवर्नेंस जो आपकी प्रशासनिक शक्ति है किसके नाम से, मतलब कुछ भी होगा वो ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट होगा। फिर अपॉइंटिंग अथॉरिटी, अपॉइंटिंग आपके मोदी जी को अपॉइंट करने का अधिकार मिल गया भाई। दूसरा मंत्रियों को नियुक्त करने का अधिकार। तीसरा आपको कैग यूपीएससी जो संवैधानिक पदों पे जितने व्यक्ति हैं उनको अपॉइंट करने की अथॉरिटी। पीएम का सिलेक्शन, उनको वो उनको ओथ दिलाना, ये सारे के सारे जब हस्ताक्षर करता है ना, आपने कभी टीवी पे न्यूज पे जब पूरा बड़ा प्रसारण किया जाता है वहां पे देखा होगा किस तरह प्रेसिडेंट उनको शपथ दिलाते हैं, किस तरह उनकी वो सारी की सारी अपॉइंटिंग का ही काम हो रहा है। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ आर्टिकल 74(1) को मत भूलना, ये सलाह देने का काम करता है, एडवाइस करता है, और सलाह उस पे बातें किसने बनाई? बातें बनाई 42 अमेंडमेंट ने। लेकिन एक बार पुनर्विचार, मतलब एक छोटी सी विंडो दी गई, भैया रहम खाओ, तो वहां पे 44 अमेंडमेंट के तहत 1978 में कि कौन सी सरकार थी, कमेंट बॉक्स में बताओ। 1978 में जब ये अमेंडमेंट आया 44, 1978 44 अमेंडमेंट कब आया और कौन सी सरकार थी? जल्दी जल्दी बताइए, आंसर मैं जल्दी देखना चाहता हूँ, जल्दी जल्दी दीजिए। देन सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस सर्विसेज, ये हमने देखा सारा का सारा प्रेसिडेंट है हमारे। फॉरेन रिलेशन में जो कूटनीतिक शक्ति होती है, किस तरह से हम पर्दे के पीछे रह के काम करें, लेकिन सारी की सारी कूटनीतिक शक्ति किसमें है? मंत्री परिषद में। चलिए आज अभी हमने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को देख लिया। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप बाद में पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। अब हम कवर करेंगे आपका लेजिस्लेटिव मतलब विधायी शक्ति। विधायी शक्ति में आर्टिकल 79, आर्टिकल 79 थोड़ा सा लिख लो फिर मैं उसको समझाऊंगा कि आर्टिकल 79 मतलब अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति संसद का अंग है। क्या है भारत का राष्ट्रपति? संसद का अंग। मतलब संसद किससे बनी है? पार्लियामेंट किससे बनी है? आपकी लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से, ये तीनों मिलके ही एक संसद बनाते हैं, पार्लियामेंट का निर्माण करते हैं। फिर लिखिए कि पार्लियामेंट सेशन कॉल मतलब जो आपके संसद के सत्र है उसको बुलाने का काम, मतलब लोकसभा का सत्र बुलाना है या आपको राज्यसभा का सत्र बुलाना है, उसका काम किसका है? प्रेसिडेंट का। सत्रावसान करने का अधिकार, मतलब दूसरा पॉइंट लिखिए, संसद का सत्र बुलाना और सत्र की समाप्ति का अधिकार प्रेसिडेंट मतलब भारत के राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए जल्दी से। अगर कोई विवाद है तो संविधान ने प्रावधान किया है कि भारत का राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। अनुच्छेद, भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। जल्दी जल्दी लिखिए फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए, जो संयुक्त अधिवेशन उसका चेयरमैन कौन होता है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? जल्दी जल्दी बताइए। आर्टिकल 108 के तहत जो बुलाई जाती है। फिर राज्यसभा में आपके 12 एमपी, 12 एमपी को राज्यसभा में नॉमिनेशन करता है। नॉमिनेशन वो अलग अलग आधार पे करता है, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे हम बताएंगे सचिन तेंदुलकर के ऊपर क्या विवाद था जब सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा में चुना गया। रेखा को चुनना सही था या गलत था? क्यों अन्ना हजारे को नहीं चुना गया? तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस का मैं इसमें कवर करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए,
कि वह राज्यसभा में अधिकतम 12 सदस्यों को मनोनीत करता है और यह मनोनयन 4 आधारों पर किया जा सकता है। जैसे 4 आधार लिखिए, पहला साहित्य, दूसरा कला, तीसरा विज्ञान और चौथा समाज सेवा। समाज सेवा को मत भूलना, अभी समाज सेवा के बारे में मैं बताऊंगा। चलिए देखते हैं कि हम इस पे कैसे काम करते हैं। इसको मैं रेज कर देता हूँ। बच्चों जो भी मैं लिखता हूँ उसको लिखते रहना, पूरा मजा आने वाला है यहाँ पे। अभी रेडिंग की ले लेते हैं क्योंकि चीजों में क्या है। सबसे पहले देखा हमने यहाँ पे आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 क्या कह रहा है? आर्टिकल 79 डायरेक्ट बोलता है कि आपकी जो संसद है, पार्लियामेंट जो आपकी है, वो किससे बनी है? पार्लियामेंट बनी है आपकी लोकसभा, राज्यसभा और, जल्द ध्यान से समझिए, प्रेसिडेंट। इन तीनों के मिलने से लोकसभा राज्यसभा बिल पास करके भेजती हैं और प्रेसिडेंट से हस्ताक्षर करते हैं, फिर एक अधिसूचना जारी करते हैं कि ये कानून बन चुका है और लागू करने के लिए अधिसूचना। जो संसद का सत्र है, सत्र को बुलाना और उसका सत्रावसान मतलब सत्र की समाप्ति करना, वो प्रेसिडेंट की पावर है, लेकिन करेगा किसकी? मंत्रिपरिषद की सलाह अनुसार ही कार्य करेगा। फिर हमने देखा कि जो आपका मनोनयन है, मतलब जो राज्यसभा में 12 एमपीज को मनोनयन करता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकलिटी है, ये ध्यान से समझिए। इसके 4 आधार हैं, ऐसे नहीं किसी को भी कैसे भी कर सकता है। इसके 4 आधारों पे अगर आप जाएंगे, सबसे पहला आधार है साहित्य, मतलब कोई भी साहित्य प्रेमी है या उसी को भी, मतलब उच्च स्तर का, ऐसे नहीं किसी को भी, जिससे ये मतलब ये संविधान में दिया गया है। दूसरा आपका कला, कोई भी एक्टर है, कोई भी कलाकार है, किसी भी मतलब जैसे मूर्ति कलाकार है या कोई भी, या कहीं भी डांसर है, या किसी को भी ये कला में लाएंगे। नेक्स्ट आपका, किसी ने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत उपलब्धि हासिल की है, कोई साइंटिस्ट है, बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, इनको भी ये राज्यसभा में ला सकते हैं, और इसलिए अपर हाउस बोलते हैं इसको। और नेक्स्ट क्या होता है, मतलब ये नेक्स्ट आपका कौन सा होता है? समाज सेवा। इसको ध्यान से देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब जहाँ कुछ काम नहीं आता वहां पे समाज सेवा। अब समाज सेवा तो बहुत सारे लोग करते हैं, अन्ना हजारे का नाम बहुत ऊपर है। अब क्या हुआ, एक फैक्ट समझिए कि इन्होंने, कांग्रेस गवर्नमेंट जब थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिलेक्शन किया किसका? राज्यसभा के मनोनयन के लिए सचिन तेंदुलकर और रेखा का। तो सचिन ने क्या काम किया? सचिन तो खेला है क्रिकेट में बहुत अच्छा, और रेखा ने तो, भाई रेखा तो कलाकार है, तो रेखा का जो चयन था, मनोनयन था, नॉमिनेशन था, वो ओके था, यहाँ पे कोई भी बात नहीं। लेकिन जब सचिन का मनोनयन किया गया, तो ना तो सचिन साहित्य जानता, इसने बड़ी बड़ी पोथी या बड़े बड़े साहित्य के रचनाकार तो कुछ किए नहीं है भैया, इसने तो बल्ला चलाया है। अब ना ही इसने कोई कला की, क्रिकेट है वो क्रीडा है, कला और क्रीडा में दोनों में अंतर होता है, मतलब वो तो खेला है, क्रिकेट खेला है ना। सचिन ने कोई इन्वेंशन किया है कि भैया आइंस्टीन की तरह उसने बल्ब बना दिया। तो यहाँ पे ना तो साहित्य के आधार पे, ना कला के आधार पे कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या किया? गेम खेला और समाज सेवा। अब समाज सेवा के आधार पे सचिन को मनोनयन किया। अब जब मनोनयन कर दिया तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हुए, जनता ने, सबने पूछा, समाज ने, कि भाई सचिन से बड़े बड़े तो समाज सेवक हैं, अब सचिन को क्यों दिया गया? सचिन से पहले तो अन्ना हजारे का नाम आना चाहिए, बहुत सारे जो समाज सेवक हैं। भाई आप कंपेयर करो तो अन्ना हजारे तो ज्यादा समाज सेवा करते हैं, सचिन ने क्या समाज सेवा की? अपना बिजनेस कर रहा है, अपनी चीजें कर रहा है, कौन सी समाज सेवा? लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट ने समाज सेवा पे बना दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में एक गया केस, सुप्रीम कोर्ट में इस पे रिट पिटीशन डली, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली आंसर दे दिया, यह नहीं बताया कि इसका जो मनोनयन था वो सही है गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सा कहा कि सुप्रीम कोर्ट को कोई भी अधिकार नहीं है संसद की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने का। ये आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट संसद की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने इसी आधार पे इसको, पिटीशन को खारिज कर दिया। जैसे ही पिटीशन को खारिज किया तो ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह
चीजें मतलब गलत और सही की जाती हैं, और कहीं ना कहीं अगर मेंस में क्वेश्चन आ जाता है तो मतलब इथिकल बेस पे इन्होंने सही नहीं किया। और सचिन को भी इथिकल बेस पे ये पद नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि समाज सेवा नहीं की है सचिन ने। अगर सचिन सही में समाज सेवा करना चाहते हैं तो अपने से बेहतर लोगों को, जिन्होंने पूरी जिंदगी समाज सेवा के लिए, जैसे जल पुरुष जैसे आदमी हैं यहाँ पे, एनवायरमेंट्स के लिए बहुत सारा काम किया, ये सारी की सारी लोगों के लिए, गरीबों के लिए, बच्चों के लिए, कैलाश सत्यार्थी जैसे लोग जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, उनको फ्रंट फॉरवर्ड में आना चाहिए। और ये मतलब ये सारी की सारी कार्रवाई है सुप्रीम कोर्ट ने ली। तो इस तरह से आप समझे कि कैसे 12 लोगों का मनोनयन करता है, और 12 लोग ये, क्योंकि ये क्या होता है, ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो भैया भाग लेते नहीं है, लेकिन जब महाभियोग होता है, इम्पीचमेंट मैंने बताया था, उसमें ये पूरी की पूरी वोटिंग करते हैं। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 12 एमपी नहीं भाग लेते। तो यहाँ तक आपका क्लियर हुआ, जल्दी जल्दी नोट डाउन किया करिए कि क्लास आज बुलडोजर की तरह चल रही है, पूरी की पूरी सारे डाउट जितने भी हैं आपके सारे यहाँ कवर हो जाएंगे। आज के बाद प्रीलिम्स में, मेंस में, किसी भी साल का कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, अगर हमारी क्लास से बाहर चला जाए, एक भी क्वेश्चन यहाँ से हमारा बाहर नहीं जाएगा। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं प्रेसिडेंट की विधायी शक्ति, मतलब जिसको आपको लेजिस्लेटिव पावर्स कहते हैं, ये हमने देख लिया अभी। अब विधायी शक्ति में एक और शक्ति, ये तो हमने एक पार्ट बाय पार्ट हमने लिखवा भी दिया और कर लिया। अब प्रेसिडेंट को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। मतलब अध्यादेश कौन से आर्टिकल से आता है, अध्यादेश आता है आपका किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 103 के तहत। आर्टिकल 103 के तहत प्रेसिडेंट को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। अब लिखते चलिए और समझते चलिए, साथ साथ में दोनों काम करेंगे। अनुच्छेद 123 के अनुसार, अनुच्छेद 123 के अनुसार जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, संसद क्या है, मतलब संसद का सत्र, लोकसभा और राज्यसभा का सत्र नहीं चल रहा हो, तो जब सत्र नहीं चल रहा हो और प्रेसिडेंट को, मतलब सत्र नहीं चलना और जो आपके प्रेसिडेंट है उनका समाधान हो जाए, समाधान होता है मतलब वो संतुष्ट हो जाए, उनको लगे कि अब भैया जरूरी है कोई ऑर्डर पास करना कानून बनाने के लिए, तो जब उनका समाधान हो जाए कि किसी विषय पर निर्णय लेना जरूरी है, वह अध्यादेश जारी कर सकता है। फुल स्टॉप। अध्यादेश, जल्दी जल्दी लिखिए फिर मैं इसको समझाऊंगा। अध्यादेश संसद का सत्र चालू होने के बाद 6 सप्ताह तक जारी रहता है, यदि दोनों सदन, यदि दोनों सदन दी गई समय सीमा के अनुसार, मतलब कौन सी समय सीमा है, 6 सप्ताह की, यदि दोनों सदन दी गई समय सीमा के अनुसार अध्यादेश को साधारण बहुमत से, किससे, साधारण बहुमत से पारित कर देते हैं, तो अध्यादेश द्वारा बनाया गया कानून स्थायी हो जाता है। और यदि दी गई समय सीमा के अनुसार, समय सीमा के अंदर अध्यादेश पारित नहीं हो पाता या कोई कार्य नहीं किया जाता, तो उसको स्वतः निरस्त मान लिया जाता है। लेकिन अध्यादेश जारी करने के समय में, जब तक वो अध्यादेश लगा रहा, कार्यपालिका द्वारा किया गया कोई कार्य सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं किया जा सकता कि यह अध्यादेश द्वारा बनाया गया कानून है। लिख लिया ना जल्दी से। नेक्स्ट नेक्स्ट पैराग्राफ। अध्यादेश से नया कानून लाया जा सकता है या किसी कानून में परिवर्तन या रद्द किया जा सकता है, परिवर्तन या रद्द किया जा सकता है। भारत का राष्ट्रपति सामान्य परिस्थिति में संघ संघ पब्लिक संवर्ती सूची के विषय में अध्यादेश जारी कर सकता है। तो यहां तक आपने लिख लिया। अब इसको जल्दी से जल्दी समझो।
ये क्या है कि आर्टिकल 123 के अनुसार संविधान ने दिया गया है कि जब संसद का सत्र ना चल रहा हो, मतलब ऐसा नहीं है दोनों सत्र ना चल रहा हो, एक भी सत्र नहीं चल रहा, मतलब अगर एक चल रहा है और एक नहीं चल रहा, दोनों सत्र नहीं, दोनों सदन नहीं है, तो अध्यादेश जारी किया जा सकता है। अब जब अध्यादेश जारी किया जा सकता है, तो अध्यादेश द्वारा कोई भी कानून जो बनाया है, जो अध्यादेश जारी किया है, उसके लिए जब सत्र चालू होता है, सत्र भी कौन सा, सेकंड वाला, मतलब पहला तो चल ही रहा है, जब सेकंड वाला या दोनों नहीं चल रहे, जो सेकंड वाला की पहली मीटिंग से, जो पहली सीटिंग हुई है उनकी, उसके बाद से 6 सप्ताह के अंदर वो पारित होना चाहिए। और अगर पारित नहीं हुआ, पारित कौन से, साधारण बहुमत से, और अगर पारित नहीं हुआ तो क्या होगा, वो स्वतः ही निरस्त कर दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट जो मैंने लिखवाया ये समझिए, अध्यादेश द्वारा बनाया दिया गया कोई भी कानून, अध्यादेश द्वारा किया गया कोई भी, मतलब अध्यादेश जो जारी किया उसमें कोई भी चीज बनेगी, वो एक ऑटोमेट, मतलब एक तरह से कानून की द्वारा, मतलब एक नया कानून लाया जा सकता है, किसी जो पूर्ववर्ती कानून है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, उसमें मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, या किसी कानून को रद्द भी कर सकते हैं। मतलब सारी की सारी पावर एज ए विधायक पावर, ये जो लेजिस्लेटिव पावर दी गई, जैसे संसद काम करती है सेम एज इट इज हमारा प्रेसिडेंट करेगा। फिर मैं कह रहा हूँ आर्टिकल 74(1) को मत भूलना, क्योंकि सारा का सारा कार्य उन्हीं उसी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और कौन से विषय पे बना सकता है, मतलब अध्यादेश जारी किया जा सकता है किस विषय पे, संवर्ती सूची और संघ सूची, इन दोनों में जो आपकी शेड्यूल 7 के अंदर जो 3 सूचियां दी गई हैं, तो संघ सूची और संवर्ती सूची में जितने भी विषय दिए हैं उस पे वो सामान्य परिस्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। अब जल्दी से बताइए कि राज्य सूची में ऑर्डिनेंस पास करने का अधिकार किसको है, कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। जल्दी जल्दी मेरे बुलडोजर बच्चों, जल्दी जल्दी करिए, आज इसको मतलब हम इस तरह से पोस्टमार्टम करेंगे कि एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। हमेशा याद रखिए, नोट डाउन में लिख के रखिए जेब में, कि कोई भी काम करेगा सलाह से करेगा। किससे करेगा, सलाह से। अब हम अगली चीज देखते हैं, वीटो पावर्स। यहाँ पे हम वीटो पावर्स देखते हैं, कौन कौन सी वीटो पावर्स हैं। वीटो पावर्स सबसे पहले आप देखिए कौन कौन सी वीटो पावर्स हैं, फिर हम यूएसए की बताएंगे, फ्रांस की बताएंगे, इंग्लैंड की बताएंगे, लास्ट में हम इंडियन प्रेसिडेंट की बताएंगे। तो सबसे पहले 4 वीटो पावर होती है, एक एब्सोल्यूट है, इसको हिंदी में भी जानिए, एब्सोल्यूट को बोलते हैं निरपेक्ष। क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड मतलब, क्वालिफाइड का मीनिंग हिंदी में लिखिए विशेषित। थर्ड है सस्पेंसिव, सस्पेंसिव मतलब नाम से ही पता है, निलंबनकारी, निलंबनकारी। और चौथा, चौथा जेबी पॉकेट, मतलब पॉकेट, जेबी नहीं है मतलब पॉकेट, पॉकेट वीटो। ये 4 वीटो दी गई हैं पूरी दुनिया के संविधान में जहां भी दी गई हैं। अब किसी के पास एक है, किसी के पास 2 है। अब इसको जल्दी से हम समझते हैं किस तरह से ये काम करती है। इसको हम मिटा लेते हैं कि आपकी, अभी तो हमने ये भी पढ़ ली, अब हम पढ़ते हैं वीटो पावर्स, मतलब कौन कौन सी वीटो हैं। और जो मैं टेबल बनाने जा रहा हूँ बच्चों, बिल्कुल हूबहू इस टेबल को बनाना। ठीक है, इस टेबल को जैसी मैं बनाऊंगा सेम ऐसी ही टेबल आपको बनानी है। यहाँ पे ऐसे इसका पार्टीशन कर लीजिए। सबसे पहले एक छोटा पार्टीशन, देन एक बड़ा पार्टीशन, देन एक, सबसे पहले लिखिए वीटो, मतलब देन लिखिए परिभाषा, परिभाषा में लिखवाऊंगा इसमें आपको। ऐसी ही टेबल बनाइएगा बिल्कुल, और उदाहरण कहाँ ये होता है। ठीक है, इसके भी आप 4 वीटो है हमारे पास में, 4 पार्ट बना लेते हैं हम जल्दी जल्दी से। इसी तरह का आप बनाएंगे। सबसे पहले वीटो कौन सी है ये हमने बताई, एब्सोल्यूट। कौन सी बताई, एब्सोल्यूट। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि इस दुनिया पे जो सबसे बड़ा एलियन है, जो सबसे बड़ा मतलब दुनिया का अलग दुनिया से आया है, वो जो यूपीएससी का ट्रांसलेटर है, जो वो हिंदी का इंग्लिश की हिंदी बनाता है ना, वो गूगल का भी बाबा है। किस तरह से वो बनाते हैं किसी को नहीं पता। स्टील प्लांट और के पौधे में आपको 2015 का अगर क्वेश्चन देखते मीन्स का, तो आपको डायरेक्ट पता चल जाता है। तो पहली एब्सोल्यूट लिखिए,
दूसरी आपकी क्वालिफाइड, दूसरी आपकी क्वालिफाइड, थर्ड वन इज द सस्पेंसिव, थर्ड वन इज द सस्पेंसिव, एंड फोर्थ वन इज द, फोर्थ वन कौन सी होगी, जल्दी बोलिए, जेबी पॉकेट। मतलब ये सारी की सारी आपकी पावर्स हैं। अब इसकी परिभाषा क्या होगी, एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट मतलब निरपेक्ष, इसका कोई भी दूसरा मतलब इसके सामने कुछ नहीं खड़ा, मतलब जिसे समाप्त ना किया जा सकता हो। इसकी परिभाषा में लिखी है जिसे, अब मैं बताऊंगा कैसे, पहले लिख लीजिए, ये टेबल बना लीजिए, जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता। दूसरे में क्या लिखेंगे, जिसको विशेष बहुमत से समाप्त किया जा सकता है। मतलब यहाँ पे पहला तो एब्सोल्यूट हो गया, मतलब भगवान हो गए ब्रह्मा विष्णु महेश, यहाँ पे विशेष बहुमत से इसको चेंज किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, मतलब समाप्त किया जा सकता है। और तीसरा क्या है, जो विलंब की बात करता है, यहाँ पे जब विशेष खत्म हो गया हमारा, तो तीसरा, आज के बाद ये टेबल आराम से आपको समझ में आएगी। पॉकेट वीटो कभी भी इतना, जीरो से बता रहा हूँ, जीरो से आपको 100 पे ले जाऊंगा ना, मैं कह रहा कि 50 से आपको पढ़ाना शुरू करूंगा। मेरी क्लास में सब बच्चे, कोई पीएचडी वाला हो, कोई नॉर्मल बच्चा हो, सब बराबर बैठे हैं यहाँ पे। तो तीसरा सस्पेंसिव क्या कर रहा है, साधारण। और चौथा, चौथा विलंबनकारी है, मतलब विलंबनकारी मतलब यहाँ पे विलंब किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जा सकता है, जब राष्ट्रपति किसी विषय पर निर्णय लेने में विलंब कर दे, मतलब जो प्रेसिडेंट है वो कुछ भी नहीं कर रहा, फिर ये कुछ नहीं कर सकता। अब मैं समझाऊंगा कैसे। एब्सोल्यूट वीटो का सबसे बड़ा उदाहरण है कौन, यूएसए। यूएसए में ये दिया गया है किसको, यूएसए के प्रेसिडेंट को, किसको, यूएसए के प्रेसिडेंट को। अभी जो जो बाइडेन साहब हैं उनके पास ये पावर है पूरी एब्सोल्यूट की। देन ये कहा गया है, ये दिया गया है ब्रिटेन में, जो यूके कहते हैं, वहां के आपके, सॉरी ये थोड़ा सा गलती हो गया बच्चों, यहाँ पे ये यूके के सम्राट को दिया गया है, किसको, ये आपके यूके के सम्राट को दिया गया है। ये यहाँ पे आपको किसको दिया है, यूएसए प्रेसिडेंट को, यूएसए के प्रेसिडेंट को। यहाँ यहाँ देखिए, जो साधारण बहुमत से देने का है, ये फ्रांस आ जाता है, फ्रांस के प्रेसिडेंट को दे दिया। और लास्ट में, जो लास्ट में विलंब करने का अधिकार, वो यूएसए, यूएसए इसलिए यूक्रेन और रशिया वार में विलंब करा रहा है। मतलब मैं जस्ट किडिंग। तो चक्कर क्या है, आपको इस तरह से याद रहेगा, यूएसए के प्रेसिडेंट को दो पावर्स हैं, मतलब खत्म भी कर सकता है और विलंब भी कर सकता है। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं कि इंडिया के बारे में कैसे होता है इंडियन प्रेसिडेंट, वो सब मैं कवर करता चलूंगा। अब इसको समझिए, मतलब ये थोड़ा सा लिख लिया आपने, अब इसको मैं कवर करता हूँ। ये एब्सोल्यूट वीटो है, इसके नाम से पता चलता है निरपेक्ष वीटो, मतलब इसके सामने कुछ नहीं है। मतलब जैसे कांग्रेस होती है यूएस, यूके, मतलब यूके ने, संसद ने, जो पार्लियामेंट ने संसदीय व्यवस्था में कोई बिल पास करके भेजा, बिल पास करके जब सम्राट हस्ताक्षर करेगा, अगर उन्होंने डायरेक्टली कह दिया रिजेक्टेड, रिजेक्टेड, टाटा बाय बाय, मतलब उन्होंने अगर इसको रिजेक्ट कर दिया, जाओ भागो, भाग जाओ यहाँ से, तो अगर ऐसा कर दिया रिजेक्ट, तो ये रिजेक्ट हो जाता है, पूर्णतः समाप्त, इस पे कोई भी ना चर्चा होगी ना कुछ होगा ना। लेकिन आपके दिमाग में आएगा सम्राट तो वहां का भी नाम मात्र है, जैसे इंडिया का है, और लिया तो हमने वहीं से है। तो ये सारी की सारी बात ध्यान रखिए, ये सारी की सारी सलाह किससे करता है, जो आपकी मंत्रिपरिषद से, मतलब सारी की सारी एब्सोल्यूट पावर कहाँ चली गई, सारी की सारी पावर वहां भी मिनिस्टर्स में, मतलब जो भी वहां के ऋषि सुनक हैं अभी प्राइम मिनिस्टर, उनको सारी पावर चली गई है। मतलब अगर सम्राट ने रिजेक्ट कर दिया, मतलब मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करेगा, तो अगर रिजेक्ट कर दिया तो वो खत्म, कहीं भी दोबारा वापस नहीं आएगा, वहीं पे खत्म। अब क्वालिफाइड वीटो कैसी होती है, क्वालिफाइड वीटो मतलब वीटो होता क्या है, वीटो होता है एक निषेधाधिकार, निषेधाधिकार, मतलब यहाँ पे किसी चीज को मना करना, कि भैया वीटो है, मैंने वीटो लगा दी, जैसे संयुक्त परिषद में चाइना हमेशा वीटो लगा देता है भारत के अगेंस्ट में, पाकिस्तान के लिए अगर कुछ अगेंस्ट में भारत करता है, तो वहां पे चाइना सारा वीटो लगा के खेल खेलता है। अभी रशिया ने जैसे वीटो लगाई यूएनओ में, तो ये सारी की सारी वीटो मना करना किसी चीज के लिए, कि भैया हम नहीं कर रहे, तो यहाँ पे उस बिल को इन्होंने मना कर दिया, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। अब क्वालिफाइड में एक विंडो दी, छोटी सी विंडो, कैसे दी, कि ये अगर एक बार उन्होंने बिल पास करके भेज दिया, तो यहाँ पे उन्होंने कह दिया रिजेक्ट, भाग जाओ, यहाँ पे ऐसे नहीं भागेगी भैया, जो बिल बना है वो डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं होगा।
फिर संसद के पास गया और संसद ने दोबारा क्या किया, संसद ने दोबारा उसको रिटर्न कर दिया पास करके। मतलब भैया आपको करना पड़ेगा। अब रिटर्न होके जब यूएस प्रेसिडेंट के पास जाएगा, ये पावर किसको है, यूएस प्रेसिडेंट को, तो जब वापिस जाएगा तो उसको बाध्य है वो उस पे हस्ताक्षर करने के लिए, उसको उसको साइन करना पड़ेगा। मतलब वो क्वालिफाइड हो गया वन प्रीलिम्स एग्जाम, जब प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाइड हो गया तो मेंस में बैठना पड़ेगा। उसने कट ऑफ बना ली तो अब बैठेगा, एक बार रिजेक्ट करोगे, दो बार रिजेक्ट करोगे, जाएगा वो। तो यूएस प्रेसिडेंट के पास है, मतलब विशेष बहुमत से अगर उसको दोबारा पारित किया पास कर दिया जाता है तो उस पर सिग्नेचर करेगा। अब तीसरा आपको समझ में आ गया होगा, जैसे दो समझे सस्पेंसिव, मतलब ये सस्पेंसिव ऐसा है, मतलब यहाँ पे अगर एक बार रिजेक्ट कर दिया सिग्नेचर, फ्रांस के प्रेसिडेंट को ये पावर है कि अगर फ्रांस के प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट कर दिया तो अगर दोबारा से संसद ने, मतलब संसद ने, पार्लियामेंट ने दोबारा से उसको पास करके भेज दिया साधारण बहुमत से, यहाँ पे विशेष बहुमत की जरूरत नहीं, तो उसको साइन करना पड़ेगा। आई होप ये आपको तीनों के तीनों समझ में आई। अब पॉकेट वेटो क्या है, पॉकेट वेटो क्या है, यहाँ पे ना तो वो उसको स्वीकृत कर रहा है ना उसको रिजेक्ट कर रहा है, उस वो बैठ गया भैया, उस वो बैठ गया कि अब नहीं करेंगे। ये यूएस के प्रेसिडेंट को पावर है, एज वेल एज इंडिया के प्रेसिडेंट को भी है, लेकिन अंतर है दोनों में, मैं आपको अभी नेक्स्ट उसमें कवर करूंगा। तो जल्दी से रिकैप करिए, चार तरह की वीटो, एब्सोल्यूट, क्वालिफाइड, सस्पेंसिव। आज तो मजा आ गया बच्चों आपका, बुलडोजर क्लास में आपको सारी की सारी पॉकेट वीटो पता चल गई हैं। अब कोई भी चाय पे चर्चा करे, आपका दोस्त मुखर्जी नगर में कितना कहीं से भी पढ़ के आया हो, आप उसको चुटकियों में चीजें समझा देंगे कि पॉकेट एब्सोल्यूट वीटो क्या है, जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता, मतलब रिजेक्ट तो मतलब रिजेक्ट, भैया जो बोला वो बोल दिया। क्वालिफाइड क्या है, एक बार रिजेक्ट होगा तो यूएस प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, उसको जब रिटर्न किया, अगर विशेष बहुमत से कांग्रेस ने, मतलब जो कांग्रेस बोलते हैं वहां की पार्लियामेंट को, उसने पास करके भेज दिया तो वो क्या होगा, दोबारा साइन करना पड़ेगा। फ्रांस में क्या है, साधारण बहुमत से, भाई हल्के में काम चला लेते हैं, अगर रिटर्न आया तो साधारण बहुमत से हम कर देंगे, तो ये पास, उसको साइन करना पड़ेगा। विलंबनकारी में क्या है, वो ना तो ये कहेगा, उसको बार बार रिमाइंडर वन, रिमाइंडर टू, रिमाइंडर थ्री, कितने भी रिमाइंडर आ जाए, वो अगर विलंब पे डाल दिया उसने, तो उसको संविधान में शक्ति दी गई है उस प्रेसिडेंट को कि कोई उसको ये नहीं कह सकता कि भाई पास कर, या इसको पुनर्विचार के, क्योंकि अगर पुनर्विचार के लिए भेज दिया तो वे विशेष बहुमत से उसको पास करा सकते हैं। तो यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट थोड़ा सा दिमाग लगाता है, कैसे, वो मैं आगे आपको समझाऊंगा। आई होप बच्चों यहाँ पे क्लास आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। तो जल्दी से इस ऐप्स को अपने दोस्तों से भी इंस्टॉल कराइए, हमारे यूट्यूब चैनल को कराइए, तभी अच्छी अच्छी क्लासेस मिलेंगी। आपका रैंक जो टॉप का लाना है तो ऐसे नहीं आएगा, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू हम सभी को एक साथ लेके मतलब चीजों को कवर करा रहे हैं कि आपका क्वेश्चन कोई भी छूटे ना, क्योंकि गाड़ी छूट जाती है, उम्र चली जाती है, तो फिर कुछ नहीं मिलता, और यहाँ पे सब कुछ निःशुल्क मिल रहा है। तो जल्दी से जल्दी जिंदगी आईएएस एकेडमी ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहां से आपको मिलेगी, उसको इंस्टॉल करिए, रजिस्टर कराइए और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन टीम से उसको एक्सेस लीजिए, आप जिस बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये हमने कवर कर ली। अब हम इस चीज को समझते हैं कि इंडियन प्रेसिडेंट की सिचुएशन क्या है और आर्टिकल 111 क्या क्या कहता है, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे हम जेबी पॉकेट वीटो की बात करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि इंडियन प्रेसिडेंट की सिचुएशन यूएस प्रेसिडेंट के से कैसे डिफरेंट है। दोबारा से ये चार्ट आप बना लीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए काम, यहाँ पे मतलब आपको बुलेट ट्रेन चल रही है, वरना बुलडोजर क्या करेगा, बुलडोजर आपकी ये सारी की सारी चीजें मिटो देगा। और फिर आप इसको बाद में जब ये आपके हमारे YouTube चैनल पे पड़ जाएगी वीडियो, तो आप इसको वहां से देख पाएंगे, एक बार नहीं 10 बार देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पे हर साल आता है, हर बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब इसको आप समझिए ये कैसे काम करेगा। जेबी पॉकेट, अब हम एक तरफ लिख लेते हैं यूएसए और एक तरफ लिख लेते हैं इंडिया। ठीक है, अब यूएसए में भी पावर है, अब यूएसए में पावर है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि उसने जब पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करेगा तो पॉकेट वीटो ऐसे नहीं करता, कांग्रेस बिल पास कर रही है, वो करता है लास्ट डे में, मतलब जब सत्र शुरू हुआ हो तब नहीं करता, लास्ट 10 डेज के अंदर वो काम करता है। इस पे काम कैसे करता है कि उसको केवल 10 दिन का टाइम दिया जाता है, मतलब कोई बिल दिया गया और उसको पास करने में उसके पास मैक्सिमम मैक्सिमम 10 डेज, पहले 6 दिन थे, अभी शायद 10 डेज, मतलब ये 10 डेज है अभी at present में। तो ये उसको अधिकार दिया गया है 10 डेज के अंदर उस बिल पे आपको हाँ ना ये बोलना है, वो करना ही पड़ेगा।
तो क्या करते हैं, अगर वो पॉकेट वीटो लगा दी उसने, मतलब कोई भी उसको कोई भी वीटो लगा दी, तो वो रिटर्न कर लेंगे, दोबारा उसको विशेष बहुमत से पास करा के उसको पास करा लेंगे। लेकिन अगर सपोज करो, आज तारीख क्या है, आज हमारे पास तारीख है 2 दिसंबर, 2 दिसंबर 22, और यूएस का सत्र चल रहा है संसद का। अब 2 दिसंबर 22 को क्या हुआ, 2 दिसंबर 22 को जब सत्र चल रहा है, कोई बिल आया यूएस प्रेसिडेंट के पास में, ठीक है, और सत्र की समाप्ति है 12 दिसंबर, ठीक है, सत्र की समाप्ति कब है, 12 दिसंबर को। तो यहाँ पे ये बिल आया प्रेसिडेंट के पास में, ये कुछ नहीं करेगा, रिमाइंडर देते रहेंगे कि भैया संविधान ने मुझे पावर दी है, मैं कुछ नहीं कर रहा उस पर, मैंने जेब में डाल के और रख ली। लेकिन 10 दिन का ही समय है, तो ये क्या करेगा, ये लास्ट के जो 12वें दिन होगा, जो 10 डेज का है, जिस दिन लास्ट दिन होगा, मतलब उसको रिजेक्ट कर देगा। समझ में आया? जैसे ही वो रिजेक्ट करेगा, तो उस दिन उनके पास कोई भी टाइम नहीं रहेगा इसको, मतलब ये व्यवहारिक स्तर पे काम किया जाता है, संविधान में कहीं भी इस तरह की बात नहीं की गई। अगर यूएस प्रेसिडेंट अपनी शक्तियों को सही तरह इस्तेमाल करता है, तो कहते हैं कि जो यूएसए का प्रेसिडेंट है, वो सिर्फ आदमी को औरत नहीं बना सकता और औरत को आदमी नहीं बना सकता, मतलब जेंडर चेंज नहीं कर सकता, वरना दुनिया में कुछ भी है तो वो यूएस प्रेसिडेंट कर सकता है, अगर अपनी शक्तियों को सही तरह वो इस्तेमाल करता है। अब देखिए, अब यहाँ की स्थिति देख ली। अब भारत की स्थिति अगर हम देखें थोड़ा सा, तो भारत की स्थिति के लिए आप थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि भारत में कैसे यूज किया जाता है। अब भारत में अगर पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो भारत में पॉकेट वीटो के इस्तेमाल के लिए इंडियन प्रेसिडेंट क्या करेगा, इंडियन प्रेसिडेंट के पास सबसे बड़ी पावर क्या करती है, जो आर्टिकल 111 अनुच्छेद 111 देता है वीटो पावर का इस्तेमाल करने के लिए। सबसे पहले आप सीखे कौन कौन सी हैं भारत के, हमने देखा कि भारत के पास में एब्सोल्यूट है, मतलब कौन सी है, एब्सोल्यूट है, वो रिजेक्ट कर सकता है किसी को, मतलब मना कर सकता है, ठीक है। दूसरी क्या है उसके पास में पावर, सस्पेंसिव है, सॉरी सस्पेंसिव नहीं है, क्वालिफाइड है, मतलब उनके पास में कौन सी है दूसरी, सस्पेंसिव वीटो है। अभी हमने देखा था कि वो एक बार आपको पुनर्विचार के लिए, मतलब पुनर्विचार के लिए भेजेंगे। नेक्स्ट आपकी पॉकेट वीटो है, जो आपकी जो भारत के प्रेसिडेंट के पास में है, उसको बोलते हैं पॉकेट वीटो, मतलब जेबी पॉकेट वीटो। अब वो कैसे करता है, यहाँ यूएस प्रेसिडेंट से ये डिफरेंस है, यहाँ जो 10 डेज है, भारत में कोई ऐसी समय सीमा बिल पे यस नो कहने के लिए नहीं है, अनिश्चित काल के लिए वो अपनी जेब में रख सकता है, और रिमाइंडर पे रिमाइंडर संसद भेजती रहे, सरकार भेजती रहे, वो कुछ नहीं करेगी उनसे इसके बारे में कुछ नहीं, क्योंकि संविधान ने पावर दी है। कोई टाइम सुनिश्चित नहीं है, यहाँ तो 10 डेज में दिमाग लगाना पड़ेगा। इंडिया में, मतलब इंडिया के प्रेसिडेंट के पास ये सबसे बड़ी पावर है। अब देखिए समझिए, कोई बिल आया, उस पर 3 कंडीशन है इनके पास, यस, नो एंड रिटर्न, मतलब नो होगा तो ऑटोमेटिकली रिटर्न चला जाएगा, देन पॉकेट वीटो। अब क्या है, यस कर दिया तो बिल बन गया, अगर उसने मना कर दिया एक बार पुनर्विचार के लिए, मतलब मना कर दिया, एब्सोल्यूट वाली जो आई, तो एब्सोल्यूट में क्या दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया, मतलब यहाँ पे अगर अगर यहाँ पे एब्सोल्यूट वीटो लगा दी उसने जो प्रेसिडेंट है, तो एब्सोल्यूट वीटो किसके सहायता से लगाएगा, आर्टिकल 74(1)(a) मंत्रिपरिषद की सलाह से। अब अनुमति के लिए मना कर दी, वापस लौटा दिया कि नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास पावर है कि यहाँ पे दोबारा से अगर संसद भेजती है, तो क्या होगा, वो साधारण बहुमत से पास करके तो उस पे सहमति देने के लिए बाध्य होगा। बाध्य होगा मतलब वहां पे क्या होगा, बाध्य होगा जब अगर कोई पुनर्विचार के लिए कोई भी चीज भेजी जाती है। अब देखिए, अगर यहाँ पे वीटो में मना कर दिया डायरेक्टली, तो मना कर दिया किसकी किसकी सहायता से, मंत्रिपरिषद की सहायता से, और मंत्रिपरिषद की सहायता से मना कर दिया तो मना हो गया। अब यहाँ पे कोई भी प्रेसिडेंट को स्व विवेक की शक्ति नहीं दी गई है, कोई भी स्व विवेक की शक्ति नहीं है। अब लास्ट ऑप्शन आता है पॉकेट वीटो। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, ज्ञानी जैल सिंह जी और जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनके बीच में मतलब कुछ चीजें संबंध उनके सही नहीं चल रहे थे, तो क्या किया, एक डाक विधेयक 1986 में
डाक विधेयक 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लाया और ज्ञानी जैल सिंह जी को कहा कि इसको पास करो, इस पे साइन करो जल्दी से। तो ज्ञानी जैल सिंह जी ने क्या कहा, उसको अपने पास रख लिया। पहला रिमाइंडर, दूसरा रिमाइंडर, चलता रहा। संविधान ने उनको शक्ति, कोई कुछ नहीं कर सकता। रिमाइंडर पे रिमाइंडर आते रहे। इसी तरह से उन्होंने 3 साल डाक विधेयक को कुछ नहीं किया। डाक विधेयक में मैं छोटा सा आपको बता दूं, डाक विधेयक में क्या था कि यहाँ पे सरकार को, ऑफिशियल्स को अधिकार दिया जाता है कि किसी की भी डाक वो पढ़ के देख सकते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं ये इथिकल नहीं था ये विधेयक। तो इस बेस पे ज्ञानी जैल सिंह ने इसको अपने पास रखा। 3 साल हो गए। गवर्नमेंट 1999 में 1989 में वीपी सिंह की आ गई। अब जब वीपी सिंह की आ गई तो खत्म हो गया, किसी ने पूछा नहीं। तो इस तरह से पॉकेट वीटो इन्होंने इस्तेमाल किया। अब आपको हम एक बार रिकैप करते हैं कि रिकैप में हमने क्या क्या सीखा। हमने सबसे पहले क्या क्या सीखा, जल्दी से रिकैप करते हैं, फिर आज की क्लास को क्लोज करते हैं, क्योंकि आज हमने बहुत कुछ सीखा और इतनी चीजें। उससे पहले ये चीज ध्यान रखिए कि जल्दी से हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को जिंदगी आईएएस एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन का बेल का बटन दबाइए, आपको सभी क्लासेस रेगुलर बेसिस पे मिलेंगी। देन इस पे आपको हमारी ऐप जो प्ले स्टोर पे है, सेम जिंदगी आईएएस एकेडमी के नाम से सर्च करेंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे और आप हमारी रेगुलर क्लासेस और जितनी भी प्रीवियस क्लासेस है वहां पे नोट्स, कंटेंट, ई लाइब्रेरी, पता नहीं क्या क्या आपको वहां पे मिलेगा, और वो सारा का सारा मिलेगा आपको निःशुल्क दिया जा रहा है। तो जल्दी से हम रिकैप देखें हमने क्या क्या सीखा आज। आज हमने सीखा सबसे पहले प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना ऐप को, तभी आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। हमने देखा क्यों इम्पोर्टेंट था। फिर पावर ऑफ प्रेसिडेंट देखी, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, लेजिस्लेटिव को हमने कवर किया। हमने आर्टिकल 74 की महत्ता देखी। फिर हमने अध्यादेश जारी करने की शक्ति देखी। फिर हमने वीटो पावर देखी। वीटो पावर की टेबल आपने इतनी जानदार बना ली है, आज के बाद कोई भी पूछेगा तो जेबी वीटो, ज्ञानी जैल सिंह, डायरेक्ट 1986 एग्जाम्पल मारना, वही उसके होश भागता हो जाएंगे आपके दोस्त के। एग्जामिनर 100 में से 100 नंबर देगा अगर आप इनको सही तरह प्ले विद वर्ड्स करते हैं। पॉलिटी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है नंबर देने के लिए। तो यहाँ पे आज की क्लास आपकी समाप्त होती है। अगर कोई भी यहाँ पे बच्चों कोई भी डाउट है, कोई किसी भी चीज का वो है, तो आप पूछ सकते हैं।